डॉक्टर साहब ये जो किडनी फेलियर का हो जाते हैं, इसका ज़्यादा एक तो रुझान पाकिस्तान में या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, इसके पीछे क्या रीज़न्स हो सकती हैं, क्या अवामल हैं थोड़ा सा? अब जो किडनी फेल होती है ना, उसके दो मेन इश्यूज होते हैं। एक को कहते हैं हम एक्यूट किडनी इंजरी और दूसरी को कहते हैं क्रॉनिक किडनी। जो एक्यूट किडनी इंजरी है वो होती है किसी अचानक वजह से, कोई मेडिकेशन रिएक्शन हो गया है, कोई ब्लड प्रेशर लो हो। दूसरी होती है क्रॉनिक किडनी डिजीज़, और उसमें ये इशू होता है कि ये साइलेंट किलर होता है। कोई बीमारी, कोई मसला आहिस्ता आहिस्ता किडनी को अंदर से खा। जो एक्यूट किडनी इंजरी है ना, उसमें तो बंदा बहुत सिक होता है, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, पेन, इस तरह के कुछ इशू हो जाते हैं, उसका तो अचानक पता चलता है। हम डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर पेन किलर भी यूज़ करते हैं और दूसरी दवाइयाँ भी यूज़ करते रहते हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अरमाड, आप देख रहे हैं QAS हेल्थ। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हमारे नेशनल जो हीरो थे, सिंगर थे, असद अब्बास, जिनका किडनी फेलियर हुआ और फिर डायलिसिस पे गए, और डायलिसिस के बाद अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ताला को वो प्यारे हो गए। तो आज ये हम जानेंगे कि हमारे यहाँ जो किडनी फेलियर का ज़्यादा रुझान है वो क्यों होता है, उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं और क्या अवामल है। हमारे साथ मौजूद है कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अवैस ज़कात। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया फॉर द टाइम। डॉक्टर साहब, आज हम उस स्टोरी पे बात करेंगे जो कि हमारे नेशनल हीरो सिंगर थे असद अब्बास साहब। अनफॉर्चुनेटली वो डेथ होगी, डायलिसिस पे थे और फिर बैरोने मिल्क को उन्होंने अपने इलाज के लिए जाना था, डोनेशंस कॉल थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उससे पहले ही अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। डायलिसिस पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब ये जो किडनी फेलियर का हो जाते हैं, इसका ज़्यादा एक तो रुझान पाकिस्तान में या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, इसके पीछे क्या रीज़न्स हो सकती हैं, क्या अवामल हैं, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए। अब जो किडनी फेल होती है ना, उसके दो मेन इश्यूज होते हैं। एक को कहते हैं हम एक्यूट किडनी इंजरी और दूसरी को कहते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़। जो एक्यूट किडनी इंजरी है वो होती है किसी अचानक वजह से, कोई मेडिकेशन रिएक्शन हो गया है, कोई ब्लड प्रेशर लो हो गया है। अगर उसको रिकवर कर लिया जाए, उसकी टियोलॉजी रिमूव कर दी जाए, तो वो फिर बेहतर हो जाती है। और दूसरी होती है क्रॉनिक किडनी डिजीज़, और उसमें ये इशू होता है कि ये साइलेंट किलर होता है। कोई बीमारी, कोई मसला आहिस्ता आहिस्ता किडनी को अंदर से खा रहा है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा। जब वो एक लंबे अरसे तक चलता रहता है, कुछ महीनों, कुछ सालों, तो उसके बाद हम उसको कहते हैं इसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है। नॉर्मली तो उसका डायग्नोस होता है 3 महीने के बाद। अगर 3 महीने तक आपका वो मसला चलता रहे, आपकी किडनी ख़राब रहे, तो उसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ लेबल कर देते हैं। पर ये क्योंकि पेनलेस प्रोसेस है, साइलेंट किलर है, तो ये चलता रहता है बाद का सालों और हमें पता भी नहीं चलता। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा इसमें बताइए क्योंकि इसकी अलामात के बारे में कुछ लोग जानना चाहते हैं कि इसकी अलामात क्या हैं, कि कब हमें पता लगे कि हमारा किडनी जो फेलियर की तरफ जा रहा है। थोड़ा सा इस पर भी बताइए। अच्छा, जो एक्यूट किडनी इंजरी है ना, उसमें तो बंदा बहुत सिक होता है, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, पेन, इस तरह के कुछ इशू हो जाते हैं, उसका तो अचानक पता चल जाता है। अच्छा, और जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है ना, उसमें हमारे मसले होते हैं साइलेंट किस्म के, स्लो किस्म के, जैसे क्रिएटिनिन हाई हो गई, आपको प्रोटीन आया यूरिन में। इसकी जो सिम्टम्स है ना, वो आती हैं बड़ी लेट स्टेज पे, जैसे कि वेट लॉस, भूख की कमी, हारिश का होना, खून की कमी, ये होती हैं लेट स्टेजेस पे जाके। तो उसमें हम पहले ही बड़े लेट हो चुके होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डालिए क्योंकि कुछ लोग जो है ना बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के वो मेडिसिन का इंटेक कर रहे होते हैं, स्पेशली जो पेन किलर्स हैं। कहा यह जाता है जो पेन किलर्स है वो किडनी के लिए बड़े अच्छे नहीं हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या किडनी उससे डैमेज होता है। ये बड़ी हमाकत है हमारे मुआशरे में कि हम डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर पेन किलर भी यूज़ करते हैं और दूसरी दवाइयाँ भी यूज़ करते रहते हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि किडनी के मामले में स्पेशली आपने दवाई को देख के इस्तेमाल करना होता है। हर दवाई ने किडनी में से ही तकरीबन एक्सक्रीट होना है, इसलिए दवाइयों को हमें बड़ा केयरफुली यूज़ करना चाहिए। और दवाइयाँ यूज़ करने से पहले भी किडनी फंक्शन टेस्ट होना चाहिए और बाद में भी टेस्ट होना चाहिए। और इस तरह डॉक्टर से पूछे बगैर दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, किडनी के बारे में ये कहा जाता है कि रीजनरेट नहीं हो सकती, लीवर रीजनरेट हो जाता है या बॉडी के दूसरे जो ऑर्गन्स है वो कहीं ना कहीं रीजनरेट या दोबारा उनकी ग्रोथ हो सकती है। तो किडनी के बारे में ये कहा जाता है कि ये रीजनरेट नहीं होता, इसका स्पेशली ट्रांसप्लांट ही होता है। तो आप क्या समझते हैं कि इस वाले से लोगों को क्या अच्छा, किडनी का एक पार्ट है ट्यूब्यूल, वो रीजनरेट हो जाता है, और एक्यूट किडनी इंजरी में वही पार्ट डैमेज होता है और वो बेहतर भी हो जाता है। दूसरा पार्ट होता है ग्लोमेरुलस, ये किडनी के माइक्रोस्कोपिक पार्ट्स हैं, वो रीजनरेट नहीं होते, और उनको अगर डैमेज हो जाए ना, तो उनको हम दोबारा नहीं बना सकते। अब ये किडनी की रीजनरेटिव कैपेसिटी ही होती है जो काफ़ी हद तक पेशेंट को रिकवर करने में हेल्प करती है। लेकिन अगर उस स्टेज से पेशेंट आगे निकल जाए, फिर वो रीजनरेट नहीं कर सकती और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होती रहती है। इस पर मैंने अपने चैनल पे एक एपिसोड रिकॉर्ड किया है किडनी फाइब्रोसिस के नाम से। असल प्रोसेस क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का होता है फाइब्रोसिस का। जब एक दफ़ा फाइब्रोसिस होनी शुरू हो जाए, तो फिर ये गुर्दे का मर्ज बढ़ता रहता है,
इवन दो कि आप उसका जो अंडरलाइन काज है ना, जैसे कि डायबिटीज़ हाई ब्लड प्रेशर है, वो निकाल दें फिर भी बढ़ता रहता है। तो जब हम उस फाइब्रोसिस को कंट्रोल करने की स्टेज पे आ जाएंगे नियर फ्यूचर, उसके लिए मेडिसिन बन जाएंगे, तब हम कह सकेंगे कि हम क्रोनिक किडनी डिजीज़ को बढ़ने से रोक सकते हैं या रिवर्स कर सकते हैं। अभी तक ये है कि जब एक दफ़ा क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो जाए, उसकी मैनेजमेंट अच्छी ना हो, वो बड़ी स्पीड से एंड स्टेज रीनल फेलियर की तरफ चलती जाए, तो फिर हमारे पास आखिरी हाल यही है कि ट्रांसप्लांट करें या डायलिसिस करें। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर असद अब्बास साहब की अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या ऐसा चीज़ों को निगलेक्ट किया कि वो स्टेज पे आए और फिर मौत? अच्छा, अब हमें उनकी पर्टिकुलर डिटेल्स तो नहीं पता, और आपको पता है जब मीडिया पे बातें आ जाती हैं तो दाएं बाएं की ऐड हो जाती हैं। लेकिन अगर हम एक टिपिकल पेशेंट लें ना, इस तरह का पाकिस्तान का कोई भी आम, और इस तरह के हर गली मोहल्ले में पेशेंट आपके घर हमसाए में पड़े होंगे, तो उसमें सबसे पहला है कि स्क्रीनिंग। हम किडनी स्क्रीनिंग की तरफ नहीं जाते, उसको मैं आगे जाकर डिटेल से डिस्कस करता हूँ। दूसरे सेक्शन में आती है मैनेजमेंट। किडनी डिजीज़ का पता चलने के बावजूद हम उसकी अच्छी मैनेजमेंट नहीं करते, उसको भी हम एक सेपरेट सेक्शन में डिस्कस करते हैं। और किडनी मैनेजमेंट जब फेल हो जाती है, पेशेंट डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की तरफ चला जाता है, फिर उससे भी ज़्यादा किस्म की विजिलेंस चाहिए होती है, ध्यान रखना पड़ता है ब्लड प्रेशर का, चीज़ों का, दवाइयों का। वो भी हमारी कोई बहुत अच्छी कैपेसिटी नहीं है, सिस्टम वाइज भी, पेशेंट वाइज भी। फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं, कल्चरल फैक्टर्स हैं, और भी इस तरह के इशू हैं। तो ये तीनों चारों चीज़ें मिल के एक किडनी डिजीज़ पेशेंट को बनाती हैं, उसकी किडनी फटाफट डैमेज करती हैं, उसको ट्रांसप्लांट और डायलिसिस पर लेके जाती हैं, जिनकी मैनेजमेंट पाकिस्तान में बहुत ही पुअर है, और पेशेंट फटाफट ये अल्लाह को प्यारा हो जाता है। इवन पढ़े लिखे माशरों में भी इतनी स्पीड से किडनी डिजीज़ वाला पेशेंट भी नहीं मरता, उसकी किडनी डिजीज़ को भी दहाइयों तक खींचा जाता है, उसके बाद वो डायलिसिस पे भी 5 से 10 साल बड़े आराम से निकालता है, और मीनवाइल कोशिश की जाती है कि उसके लिए ट्रांसप्लांट अरेंज हो जाए, फिर उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। तो इट्स जस्ट लाइक अनदर होल लाइफ कंपेयर टू पाकिस्तान में। आपको मैंने स्पीड बताई कि पेशेंट डायग्नोज हुआ, विद इन फ्यू ईयर्स वो डायलिसिस पे गया, और डायलिसिस को ऑलमोस्ट आपको पता है बस खुदा हाफिज़ ही समझा जाता है कि अब पेशेंट ने नहीं बचना। अच्छा डॉक्टर साहब, उनका जो ट्रांसप्लांट जो है वो भी फेलियर हुआ, उन्होंने अपने भाई से किडनी लिया, उन्होंने डोनेट किया, लेकिन वो किडनी भी, उस पर भी वो सर्वाइव नहीं कर पाए, अल्टीमेटली वो भी फेलियर हो गया, किडनी फेलियर। तो क्या समझते हैं कि ये जो ट्रांसप्लांट है ये क्यों फेल होते हैं, और फिर अल्टीमेटली इस तरफ? ट्रांसप्लांट फेल होने की ना दो वजह हो सकती हैं। एक होती है एक्यूट रिजेक्शन, यानी कि वो मैच ही अच्छी तरह नहीं हुआ, या दवाइयाँ मिस होने की वजह से जो रिसिपिएंट है जिसके अंदर किडनी डाली गई है उसकी बॉडी ने किडनी को अटैक कर दिया। वो कुछ हफ्तों दिनों में भी जा सकती है, किडनी उड़ सकती है, आपकी बॉडी उसको उड़ा सकती है, और वो कुछ महीनों तक भी मुहीत हो सकता है। एक तो ये रीज़न होती है, और दूसरी रीज़न वही है कि मैनेजमेंट अच्छी नहीं हुई। उनके ट्रांसप्लांट के बाद फिर उसी तरह की मैनेजमेंट चाहिए होती है जो कि ट्रांसप्लांट होने से पहले किडनी डिजीज़ की होनी चाहिए, जस्ट लाइक टिपिकल क्रोनिक किडनी डिजीज़। तो उसमें मल्टीपल फैक्टर हो सकते हैं, हमें नहीं पता उनके सिचुएशन में क्या था, उनके डॉक्टर्स बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन ये दो बड़ी चीज़ें हैं कि रिजेक्शन को प्रिवेंट करना, और जो उनकी किडनी है उनको अच्छा मैनेज करके रखना, यानी कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, डायबिटीज़ कंट्रोल करना, एक्सरसाइज करना, खुराक में परहेज़ करना। इन चीज़ों को अगर साथ लेके चलें तो एवरेज जो अमेरिका में ट्रांसप्लांट की लाइफ है वो तकरीबन 14 साल किताबों में लिखी गई है। कुछ लोग ज़्यादा कंटिन्यू करते हैं ट्रांसप्लांट, कुछ लोग पहले मर जाते हैं या उनका ट्रांसप्लांट फेल हो जाता है। लेकिन जो एवरेज एज है ना अमेरिका में किडनी ट्रांसप्लांट की, वो गुर्दा ट्रांसप्लांट वाला 14 साल निकालता है तकरीबन। अच्छा, पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करें तो ये कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं, अगर वो पूरी होती तो आज वो सर्वाइवल की तरफ होते? अब हम आते हैं हमारे असल टॉपिक पे। सबसे पहले तो स्क्रीनिंग से स्टार्ट करें। किडनी डिजीज़ की स्क्रीनिंग में, सारी हेल्थ की स्क्रीनिंग में हम बहुत ही पुअर हैं, लेकिन किडनी डिजीज़ स्क्रीनिंग इसलिए मैं बहुत अहमियत की हामिल समझता हूँ कि किडनी का इलाज बहुत महंगा है, और किडनी बाकी ऑर्गन्स को भी डैमेज करती है। तो डायबिटीज़, किडनी, हाई ब्लड प्रेशर जो है, इस तरह के इश्यूज़ को स्क्रीन करना चाहिए, और जो ही आपको डायग्नोसिस पता चले आपको उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। अच्छा, अब स्क्रीनिंग बड़ी सिंपल है। आपने एक क्रिएटिनिन करानी है, वो किसी भी अच्छी लैब से 500-600 रुपये का टेस्ट है, और एक कंप्लीट यूरिन एनालिसिस कराना है जिसमें हमने प्रोटीन देखना होता है, ये भी तकरीबन 500-600 का टेस्ट है। ये दो टेस्ट आप साल में एक दफ़ा करा लें, 2 दफ़ा करा लें, आपको यकीन हो कि मेरी किडनी ठीक है, आप रीअश्योर्ड हैं, तो इससे आप बहुत ज़्यादा किडनी डिजीज़ पाकिस्तान में बचा सकते हैं। ये है पहला प्रिवेंशन का लेवल। इसके साथ साथ ही पैरेलल, क्योंकि गुर्दे के मर्ज़ की असल वजह ही ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ हैं, अगर इन दोनों की भी स्क्रीनिंग की जाए तो किडनी डिजीज़ बहुत ही बेहतर हो सकती है।
सही। और किडनी डिजीज़ हो सकता है हमारे वैसे ही आधे से ज़्यादा कम हो जाए। उसके बाद स्क्रीनिंग के बाद अगला स्टेप आता है मैनेजमेंट का। किडनी डिजीज़ मैनेजमेंट हमारी बड़ी पुअर है। अब जैसे मैंने खुद पाकिस्तान तकरीबन 2 साल हो गया प्रैक्टिस शुरू की है, तो यहाँ पे किडनी डिजीज़ के पेशेंट को भी ऐसे ही मैनेज किया जाता है जैसे निमोनिया, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन या छोटे मोटे मसले के लिए। गुर्दे का मसला है बड़ा सीरियस और क्रॉनिक, इसने चलना होता है लाइफ लॉन्ग। तो आपको पेशेंट के साथ ताल्लुक़ बना के रखना पड़ता है। उसके पास एक पोर्टल होना चाहिए कि मैं कॉल बैक कर सकता हूँ, मैं सवाल पूछ सकता हूँ। जैसे मैं अपने पेशेंट को एजुकेट करता हूँ कि आपने कोई दवाई खाने से पहले हमें फ़ोन करके पूछना है कि ये मेरी किडनी को हर्ट तो नहीं करेगी। कोई टेस्ट करवाने से पहले जिसमें डाई वगैरह हो, CT स्कैन, MRI, आपने हमें इन्वॉल्व करना है। उसमें कुछ पेशेंट की सिचुएशन ये होती है कि हम उनको मना करते हैं, आपने बिल्कुल नहीं करना। और कुछ पेशेंट की सिचुएशन होती है जिसमें हम हेल्प कर सकते हैं, कुछ दवाइयाँ दे के, कुछ दवाइयाँ रोक के, टेस्ट से पहले, टेस्ट के बाद। और यही एक नेफ्रोलॉजिस्ट या गुर्दे के मर्ज़ के स्पेशलिस्ट का काम होता है कि गुर्दे के मरीज़ की टेस्टिंग और हेल्थ केयर भी कंटिन्यू रखना है, लेकिन उसकी गुर्दे को भी बचा के रखना है। फिर हमारी मैनेजमेंट इस तरह की बड़ी पुअर है कि पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन बहुत कम है। दवाइयाँ फिर भी अच्छी लिख देते हैं डॉक्टर, अच्छा स्क्रिप्ट होता है, प्रिस्क्रिप्शन बड़ा अच्छा चलता है, लेकिन पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन नहीं है। फिर उसके बाद फॉलो अप नहीं है। वो जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशन है वो नहीं है हमारे पास कि आपने हर गुर्दे के मर्ज़ को तकरीबन कम अज़ कम साल में 2 दफ़ा और अक्सर औक़ात 4 दफ़ा दिखाना होता है अपने गुर्दे के मरीज़ डॉक्टर को। वो हमारी उस तरह की कोई कम्युनिकेशन नहीं है। पेशेंट एक दफ़ा प्रिस्क्रिप्शन लिखाता है, फिर चला जाता है, फिर वो उसी को रीफ़िल करता रहता है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। और फिर पेन नहीं होती, अब बिल्कुल पेन नहीं होती, उल्टियाँ नहीं आती, फिर वो वापस उस डॉक्टर के पास या किसी और डॉक्टर के पास जाता है और फिर हमें पता चलता है कि क्रिएटिनिन तो आसमान तक पहुंची हुई है और देन देयर इज़ नो वे बैक। तो ये हमारी मैनेजमेंट है। उसके बाद तीसरा जो बड़ा डिज़ास्टर है वो है हमारी पुअर डायलिसिस मैनेजमेंट। उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, जिसमें नंबर 1 के जो पाकिस्तानी नेफ्रोलॉजिस्ट हैं वो डायलिसिस के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व और इंटरेस्टेड नहीं है। सही। तो डायलिसिस की ज़्यादा इंडस्ट्री या हैंडलिंग टेक्नीशियंस ने संभाली हुई है। नेफ्रोलॉजिस्ट उसको उस तरह सुपरवाइज़ नहीं करते। अब कह सकते हैं कि उनको सुपरवाइज़ करने भी नहीं देते जो टेक्नीशियन है। उसके बाद डायलिसिस की हमारी मशीनें यूज्ड आती हैं, उनके पंप्स ज़रा वीक होते हैं। हमारे जो फिस्टुला बनाने वाली टीम्स हैं, लायंस डायलिसिस वाली नाली डालने वाली टीम्स हैं, वो बहुत अच्छी नहीं हैं। नालियाँ चाइना से आती हैं, वो बहुत अच्छी नहीं हैं। जब आप अच्छी लेने जाएं तो बहुत एक्सपेंसिव है। पेशेंट कहता है मैं सस्ते वाली ले लूँ, तो अब जाके फर्नीचर, टीवी, मोबाइल में तो ये काम चल जाता है। सेहत के मामले में ना ये 2, 3, 4 कैटेगरीज होनी नहीं चाहिए। तो उसकी वजह से क्योंकि वो डायलिसिस का पेशेंट होता है, फैमिली कहती है इस पे सबसे सस्ती चीज़ लगाएं क्योंकि तो वैसे ही कुछ दिनों का मेहमान है उसके डॉक्टर के मुताबिक। तो हमारी डायलिसिस की मैनेजमेंट बड़ी पुअर है। फिर हमारा उसके बाद ट्रांसप्लांट का कोई मेथड, कोई सिलसिला, कोई स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम नहीं है। आपका रिलेटिव भाई, जैसे कि बाद साहब के भाई ने दिया, इस तरह का अगर आपके पास फैमिली मेम्बर हो तो यू आर लकी एंड गेट ट्रांसप्लांट। और ट्रांसप्लांट की अच्छी मैनेजमेंट है, बाद में भी हमारे पास काफ़ी सारी अच्छी टीम्स हैं, लेकिन ट्रांसप्लांट करवाना ही एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। और अगेन मेरे ख्याल से अगर आप कोशर किस्म का रिलेटिव ट्रांसप्लांट भी करवाने जाएं तो वो भी 2 मिलियन से ज़्यादा की इस वक्त गेम हो चुकी हुई है, जो कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये काफ़ी स्टेप्स पे हमारे एज ए नेशनल हेल्थ इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से गुर्दे का मर्ज़ इतनी रैपिडली हो रहा है, हम उसको मैनेज नहीं कर रहे और लोग फटाफट फेलियर की तरफ जाके डेथ पे चले जाते हैं, जो कि आप अमेरिका में इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जैसे हो सकता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर अवैस रज़ा, जो कि कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। हमें बता रहे थे कि किडनी फेलियर से कैसे बचा जा सकता है, इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है और इसकी मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें हमें गौर करनी चाहिए। तो आज का शो अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान डॉक्टर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।